अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सारे सुनने वाले दोस्तों को एक दफ़ा फिर बीजिंग से कामरान अमीन का सलाम। और उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक-ठाक खुशबाश होंगे और खुशियाँ बाँट रहे होंगे। अब सारे लोग परेशान होंगे कि हमने अनाउंसमेंट में होस्ट का नाम तो इरफान खादर लिखा था, लेकिन अभी तक होस्ट नज़र नहीं आ रहे और गेस्ट खुद आ गए हैं स्क्रीन पे। इरफान खालिद भाई के शायद कोई इंटरनेट का इशू है और वो उसमें लगे हैं और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। उस वक्त तक मैंने ये सोचा कि चूंकि हमारा टाइम ऑलरेडी हो चुका था, तो ज़रा हम इसको स्टार्ट करते हैं और कुछ इनिशियल जो चीज़ें जहन में आ रही हैं मेरे एज इट इज़, मैं उस पर आपसे डिस्कशन कर लूँ एक। तो जब तक इरफान भाई हमें ज्वाइन करते हैं या कोई और अल्टरनेटिव एज ए होस्ट हमारे पास आता है, उस वक्त तक आप मुझे ही बर्दाश्त करें फिर। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारा अच्छा वक्त गुजरेगा। 1 घंटे का जो है, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप वो डायरेक्टली यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं और वो मुझे शो हो जाएंगे इंशाल्लाह। और आप वापस जो हमारा ग्रुप है उसमें भी बाद में कमेंट कर सकते हैं और रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी देर तक, उसको आप बाद में भी किसी वक्त जब भी आपका दिल करे आप उसको सुन सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं और बाज़ दफ़ा ये होता है कि बंदा यहाँ पे रिसर्च में अपना बिजी होता है, तो ज़्यादा जवाब देने का इतना टाइम भी नहीं मिलता। इसलिए ये एक सेशन है कि चलें जिन जिन लोगों के जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हैं और जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं वो तो कम अज़ कम एक ही जगह पे एड्रेस हो जाएं इंशाल्लाह, और बहुत सारे लोगों को इससे हेल्प मिल जाए और जो बार बार एक ही जैसे क्वेश्चन आते हैं वो चलें दोबारा ना। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इन सारी चीज़ों पे डिस्कस करें, जितना ज़्यादा मुझसे मुमकिन हो इंशाल्लाह मैं इन सारी चीज़ों पर एड्रेस करूँगा। सबसे पहली चीज़ है, जब आप अप्लाई करना चाह रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए, किसी भी स्कॉलरशिप के लिए, बड़ी जनरल सी चीज़ है। अ, आपको क्लियर होना चाहिए कि आपने करना है क्या। आपने चाइनीज़ फॉर एग्जांपल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, तो आपने बीएस कर लिया है, अब आपने एमएस करना है, उसके बाद आपने पीएचडी करनी है। और बीएस आपने किस सब्जेक्ट में किया, एमएस आपने किस सब्जेक्ट में किया, आपकी जो डिग्री है उसमें आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, एकेडमिक आपकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है, जो नॉन एकेडमिक है वो कैसी है। ये तो होंगे प्योर जो एकेडमिक क्वेश्चंस होते हैं, ये उन सब से रिलेटेड है। तो इरफान भाई अभी आ रहे हैं, ज़रा देखते हैं इनको दोबारा फिर अगर हम इनको सुन सकें। जी अस्सलाम वालेकुम इरफान इमरान भाई, भाई। वालेकुम सलाम। हमें बड़ी खुशी हुई आपने ज्वाइन किया, मैं तो अकेला ही इसको कंटिन्यू इंतहाई करते जा रहा था। इंतहाई माजरत इमरान भाई, थोड़ा सा नेट का इशू था। रन टाइम पे नेट का इशू हो गया। जी इमरान भाई कैसे हैं आप? पहले से अल्लाह का शुक्र इरफान भाई, अब तो मुझे लग रहा है कि मैं होस्ट हूँ और आप मुझे बताएं। चले, ये भी एक अच्छा जी नया इरफान, एक्सपीरियंस था मुझे दोनों टाइम के ऑलरेडी लिए। हो चुका है इरफान भाई, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। आपके पास क्या है आज जी के हवाले से, आप जरा शेयर। जी, मैंने कुछ पॉइंट्स जो है नोट किए। मैं अपने पास एजेंडा पॉइंट्स डिस्कस नहीं किए थे जैसे आपसे। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा आप अपना ब्रीफली इंट्रो करा दें हमें, क्योंकि ये फॉर्मेलिटी के लिहाज से फॉर्मल हम इसको स्टार्ट करते हैं, देन हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे फर्दर जो पॉइंट्स। बिल्कुल ठीक है इरफान भाई। मैं वैसे तो कामरान अमीन मेरा नाम है और मैं यहाँ पे चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेज बीजिंग में पीएचडी कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे एमएस करने आया था चाइना में, यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेज में ही। तो एमएस मेरा इधर से है, यूकास स्कॉलरशिप है जो हमारी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप होती है। उसके बाद मैंने पीएचडी के लिए अप्लाई किया, तो कैसवास फेलोशिप जो अब ख़त्म हो गई है। बड़ी अच्छी स्कॉलरशिप थी वैसे, उसको हम बड़ा याद करेंगे। मरहूम बड़े अच्छे खूबसूरत थी जिस तरह होता है। और मरहूम में बहुत सारी अच्छी चीज़ें थी, तो वो वाकई बड़ी बहुत अच्छी फेलोशिप थी। और उस पे मेरी सिलेक्शन हुई, तो पीएचडी में उसी यूनिवर्सिटी से जहाँ मैं मास्टर कर रहा था वहीं से अपने पीएचडी कर। तो यूँ कह लें कि आपके जाने के बाद वो खत्म ही हो गई। देख लें फिर, अब हमने पता नहीं किस तरह की ऐसी ऐसी हरकतें की कि उन्होंने कहा ये स्कॉलरशिप ही खत्म कर, जान ही ठीक हो छूटी। गया, ठीक हो गया। अच्छा कमाल भाई, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा चाइना के हवाले से ही होगा। काफी बातें होती हैं कि चाइना ही क्यों, और इसके अलावा चाइना की प्रमोशन खास तौर पे आजकल में मतलब हमारी चल रही है टैग लाइन
कि ये लोग ना चाइना की प्रोफेशन में लगे हुए हैं। तो थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को और बिलखुसूस हमें मुझे थोड़ा सा आप गाइड करें अपने एक्सपीरियंस की बेस पे, क्योंकि आपको वहाँ पे आपने एमएससी वहाँ से किया, आपकी पीएचडी भी वहीं से है माशाल्लाह। थोड़ा सा हमें इन डिटेल गाइड कीजिएगा कि चाइना की क्यों एमएससी या पीएचडी की। यार इरफान भाई, जो क्वेश्चन आपने पूछा कि चाइना में क्यों पढ़ने आना चाहिए, मेरा ख्याल है ये बात अब इतनी पुरानी हो गई है और ये बात अब इतनी गैर अहम हो गई है कि अब तो इस क्वेश्चन की बजाय हमें ये क्वेश्चन करना चाहिए कि हमें चाइना क्यों नहीं जाना चाहिए। और एग्जैक्टली। वो तो एक खैर जो क्या कहते हैं, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा मशहूर किसी बुजुर्ग का कॉल है, या उसको लोग हदीस कहते हैं कि इल्म हासिल करो ख्वाह तुम्हें चीन जाना पड़े। चीन जाना, तो हमने तो जी। समझ लिया। बट जिस तरह से अगर आप, मैं स्पेशली जो मेरा डिपार्टमेंट है साइंसेस का और टेक्नोलॉजी का, तो हमारे यहाँ एक्चुअली लोगों में ये बड़ी गलतफहमी है कि वो 1970-80 के अशरे में जी रहे हैं। उनको लगता है कि 1960-70 का जो दुनिया थी अभी वही है और आगे भी वही होनी है। इवन के सिर्फ आप चाइना का बजट चेक करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, जो चाइनीज ने इनोवेशंस किए हैं सिर्फ पिछले 5 सालों में देख लें कि चाइना में कितने बड़े बड़े मेजर प्रोजेक्ट। अभी बल्कि हम सेशन शुरू कर रहे थे, उससे थोड़ी देर पहले एक न्यूज मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही रीड की, और वो न्यूज ये है कि चाइनीज ने फ्यूजन रिएक्टर वो पहली दफा उसको स्टार्ट कर लिया है। और ये फ्यूजन रिएक्टर यूँ समझ लें कि ये आर्टिफिशियल सन बनाना है, ऐसे इतना मुश्किल है जितना आप, और इसको कंट्रोल करना तो बेहद मुश्किल काम है। तो वो इन्होंने कर लिया, अब उसको ये कमर्शियली इनका इरादा है कि उसको चलाएंगे। तो साइंसेस स्पेशली अगर मैं कहूँ और टेक्नोलॉजी की हद तक, तो काफ़ी चाइनीज स्पेंडिंग इनकी है। ये अलग बात है कि अभी इनका डेवलपमेंट वाला फेज है जो अब शुरू हो रहा है, बट इसमें कोई शक नहीं कि फ्यूचर में इन्होंने, और फिर रिसर्च के हवाले से आप देखें तो ना सिर्फ ये कि नंबर ऑफ पब्लिकेशंस में ये बहुत आगे हैं, नंबर ऑफ पब्लिकेशंस में तो ये इवन के यूएस को और बाकी कंट्री सारी कंट्रीज को पीछे छोड़ चुके हैं। बल्कि जो पब्लिकेशन का इम्पैक्ट है उसके लिहाज से भी, जो नेचर पब्लिशिंग इंडेक्स है उसमें एज ए कंट्री अगर हम बात करें तो अमेरिका के बाद चाइना दूसरे नंबर पे है, और जो तीसरे नंबर पर मुल्क है वो इनसे बहुत पीछे है। और एज ए रिसर्च इंस्टीट्यूट की हम बात करें तो जो चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज है वो नेचर पब्लिशिंग इंडेक्स में 2014 से पहले नंबर पे है। यानी आप ये देखें कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जो कि दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी हैं और रैंकिंग में नंबर 1 यूनिवर्सिटीज है, वो रिसर्च जो है नेचर पब्लिशिंग इंडेक्स उसमें चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज से बहुत पीछे। तो इससे इनके यहाँ की जो रिसर्च है उसके मेयार का भी अंदाजा हो सकता है, और जिस तरह से ये आगे डेवलप हो रहे हैं उसका भी अंदाजा हो सकता है कि, और जैसे रिसेंटली, जी जी प्लीज। जो मैं समझता हूँ कि हमारे स्टूडेंट के लिए बड़ी जरूरी भी है कि आप अगर चाइना आते हैं फॉर एग्जांपल, और आप मटेरियल साइंसेज के या साइंसेज के स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो बड़ी महंगे इंस्ट्रूमेंट हैं जैसे SCM होती है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये 12-12, 15-15 करोड़ से इनकी कीमत कहीं शुरू होती है, और हमारे यहाँ तो इनको शीशे के बक्से में बंद करके रखा जाता है, दूर से वो दिखाते हैं कि ये, और यहाँ पे चाइना में आप इसको अपनी मर्जी से खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक वो बहुत बड़ा है, और हम पूरी रात बुकिंग करके बैठे होते हैं मशीनों पे, इस्तेमाल करते हैं दबा के। तो ये शायद ही ट्रेनिंग का मौका आपको दुनिया में किसी और जगह इतनी खुले दिल से मिल जाए, ये एक बड़ी बात है यहाँ। वैसे रिसेंटली एक न्यूज आई थी कि शिंगो यूनिवर्सिटी ने एमआरडी को क्रॉस किया है क्यूएस रैंकिंग में वर्ल्ड वाइड। तो ये भी मतलब अचीवमेंट में से बड़ी अचीवमेंट ही है कि पेरिस यूनिवर्सिटी ही है वो जिसने मतलब क्रॉस किया है। तो इसके अलावा जो सबसे मेन क्वेश्चन होता है ऑडियंस की तरफ से, या आपने बात की है, जो रैंकिंग की आपने बात की, इसमें देखें इवन के चाइनीज यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग की भी अगर आप बात करें तो मैं 2016 से ये देख रहा हूँ, 2016 में शायद 4 यूनिवर्सिटियां थी, 3 टोटल थी जो टॉप 100 में थी। अब 2020 में वो तकरीबन 7 यूनिवर्सिटियां दो टॉप 100 में, और ये टॉप 100 में वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सिटी रैंकिंग टॉप 100 में आना कितना मुश्किल है। मैं क्यूएस रैंकिंग की शायद बात करूँ उसमें, तो ये इतना मुश्किल काम है, पूरी मुस्लिम दुनिया से कोई एक यूनिवर्सिटी टॉप 300 में भी नहीं है, इतना मुश्किल काम है। तो फिर उस हिसाब से
पे आप सोच लें कि इनकी ये अभी डेवलप हो रहे हैं चीज़ें, इनके अभी शुरू हुई हैं, लेकिन बहुत तेज़ी से ये आगे जा रहे हैं। तो रैंकिंग में भी इनकी यूनिवर्सिटीज, जो यूनिवर्सिटी दुनिया में टॉप 100 में, इसका मतलब है उसमें वो कोई चीज़ है तभी टॉप 100 में, ऐसे नहीं हो जाता। जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा कमाल भाई, जो सबसे मतलब ऐसी चीज़ जो कि फ्रीक्वेंटली डिस्कस होती है, क्वेश्चंस भी होते हैं, काफ़ी हम भी देखते हैं इन चीज़ों को, कि प्रोफेसर का रिप्लाई नहीं आता। लाइक आप किसी को अच्छा सा ईमेल भी करते हैं, आप ड्राफ्ट फॉलो करते हैं, सीवी अच्छा, आपने अच्छा इम्प्रूव किया हुआ है। जी। बिल्कुल इस क्वेश्चन पे थोड़ा थोड़ा एंड पे आएंगे। मैं बिल्कुल बिगिनिंग से शुरू करना चाह रहा हूँ कि आपको कुछ भी जी पता जी नहीं है, आपने जस्ट ये सोच लिया, हाँ जी। रात को आप सोए थे और आपने ख्वाब देख लिया कि सुबह उठ के आपने चाइना स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना है, आप पता नहीं है कैसे करना है। हम वहां से शुरू करते हैं। जी ठीक तो है। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ है, दो चीज़ें। एक तो मैं आपके आने से पहले डिस्कस कर रहा था कि आपको अपने हद तक क्लियर होना चाहिए कि आपने प्रीवियसली क्या कर लिया है, और उसमें आपकी एकेडमिक और नॉन एकेडमिक दोनों तरह की परफॉर्मेंसेस कैसी हैं, आप रिसर्च में कितने एक्टिव हैं, आप जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं उनमें किस तरह के हैं, आपके ग्रेड्स किस तरह के हैं। यानी जो आपकी वीकनेसेस होती हैं और जो आपके स्ट्रांग पॉइंट होते हैं उनका पता होना चाहिए, और उनकी बेस पे फिर आप ये डिसाइड कर चुके हो कि अब आपने फ्यूचर में क्या करना है। ठीक है, अब जी डेफिनेटली अगर मुझसे आप बहुत सारी चीज़ों के हवाले से आप जस्ट मुझसे क्वेश्चंस कर रहे हैं कि मैंने ये कर लिया है और मैं आगे कहाँ अप्लाई करूँ, तो हो सकता है मैं एक बंदे को कहूँ कि आप चाइना अप्लाई करें और एक को कहूँ कि आप ना अप्लाई करें। ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ, किस चीज़ पे और किस बेस पे और किन पॉइंट्स को लेके आगे चलना चाह रहे हैं, आपका इंटरेस्ट है। तो ये बहुत ज़रूरी है। पहले सबसे पहली चीज़ ये कि आप ये डिफाइन कर दें कि आपने क्या करना है, और फिर उस पर बात हो सकती है कि उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें बेहतर। अब आपने चाइना अगर अप्लाई करना है तो उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये कि अब आपने, चाइना इतना बड़ा है, इतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ है, कहाँ अप्लाई करना है। तो कुछ 200 के करीब ऐसी यूनिवर्सिटियाँ हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ले सकती हैं, ऑलमोस्ट 270, जो सीएससी पे स्कॉलरशिप दे सकती हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। और ये लिस्ट आपको सीएससी की वेबसाइट से भी मिल जाएगी कि वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। और इसका एक और तरीका ये भी है कि आप क्यूएस रैंकिंग की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पे जाके जो रीजन जी वाइज होता है, चाहे यूनिवर्सिटीज वो अलग कर लें, वहाँ पे आप कंट्री वाइज भी यूनिवर्सिटीज फाइंड कर सकते हैं, रीजन वाइज भी, ओवरऑल पूरी दुनिया में भी, सब्जेक्ट वाइज भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो इवन कि अगर आपको, आपने केमिस्ट्री में अप्लाई करना है तो आप वहाँ पे बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन केमिस्ट्री इन चाइना, ये भी अगर आप गूगल भी करें तो भी आपको एक केमिस्ट्री वाली लिस्ट मिल जाएगी कि कहाँ जी पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो यूनिवर्सिटीज आप वहाँ पे आइडेंटिफाई कर लें कि अच्छा आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो मेरे लिए ये वाली मिडिल रैंक। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप हाई रैंक में ना करें, आपको अप्लाई तो जरूर करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। तो वहाँ से आप एक यूनिवर्सिटीज की लिस्ट ले लें कि ये सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिन पे आप अप्लाई कर सकते हैं, उनमें देखें आपका डिपार्टमेंट है कि नहीं। और आप चाहें तो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने की बजाय डिपार्टमेंट वाइज सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपने केमिस्ट्री में अप्लाई करना है, फिजिक्स में, तो बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन फिजिक्स इन चाइना, ये जब आप सर्च करेंगे तो फिजिक्स की जो जहाँ पे ऑफर होती है डिग्री, वो आपके पास गूगल पे कोई कोई किसी न किसी वेबसाइट पे ये लाजमी दिया होता है। अब तो इतनी वेबसाइट है, और कहीं ना तो सीएससी की अपनी वेबसाइट पे होना है, क्यूएस रैंकिंग वाली वेबसाइट। तो ये कहीं ना कहीं मैं जिक्र कर रहा था, सॉरी, अब मैं और इरफान भाई दोनों ही एक वक्त में आउट हो गए। तो ये कहीं ना कहीं लाजमी दिया होता है, ये लिस्ट किसी वेबसाइट पे दी होगी, नहीं तो सीएससी की वेबसाइट पे दी होगी किसी रैंकिंग वाली, वहां से आपको यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी। वहां से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट आपके लिए बेस्ट हैं यहाँ चाइना में। और जब एक दफा आप ये आइडेंटिफाई कर लें कि अच्छा ये यूनिवर्सिटीज हैं, ये लिस्ट बना लें, आप एक एक्सेल फाइल ले लें, एक वर्ड फाइल ले लें, उसमें आप लिखें कि आपने ये 15-20 यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें आपने ट्राई करनी है, और उसमें आपका डिपार्टमेंट है। और जब आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट विजिट करेंगे तो अब आपके लिए जो चाइना में अप्लाई करना है, यहाँ पे एक थोड़ा सा काम ये है कि अगर प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेटर आपके पास हो तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बेहतर हो जाते हैं, और इस बात के काफी इम्कान हैं कि आपको स्कॉलरशिप। ये देखें, एक्सेप्टेंस लेटर एक जिसको कहते हैं मस्ट डॉक्यूमेंट, वो नहीं है कि हर हाल में आपको चाहिए, बल्कि ये रिकमेंडेड है। ये वो डॉक्यूमेंट है
कि जो अगर हो तो बेहतर है, जिसका होना आपको फायदा देगा। तो फिर आप एक्सेप्टेंस लेटर के लिए कोशिश करेंगे। अब आपने एक्सेप्टेंस लेटर कैसे लेना है, तो उसके लिए आपको वो जो यूनिवर्सिटीज आपने सेलेक्ट की उनकी वेबसाइट आप विजिट करें और वहाँ पे जाके उनकी फैकल्टी लिस्ट फाइंड करें। ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी ने किसी न किसी नाम से, कहीं पीपल के नाम से, कहीं रिसर्च के नाम से, कहीं फैकल्टी के नाम से अपनी जो फैकल्टी लिस्ट होती है वो दी होती है। और वहाँ पे अगर आप फैकल्टी लिस्ट या इवन कि आप अपने डिपार्टमेंट की, हो सकता है कि आपका जो डिपार्टमेंट हो या स्कूल हो उसकी अपनी वेबसाइट बनी हो, तो वहाँ पे जाएंगे और फैकल्टी, आप उस फैकल्टी के जो नाम लिखा होता है उस पर अगर आप क्लिक करें तो वो पूरी उसका प्रोफाइल खुल जाता है बंदे का। उससे आप देख सकते हैं कि उसकी रिसर्च की जी डायरेक्शन क्या है, उसने खुद एजुकेशन किसमें की। तो वहां से आपको ये इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि क्या ये जो सुपरवाइजर है, ये जो प्रोफेसर है, ये आपकी फील्ड का है या नहीं है। तो अगर वो आपकी फील्ड का हो तो उसका ईमेल एड्रेस आप लिख दें और इस तरह से आप एक और लिस्ट बना लें कि ये आपके एक्सपेक्टेड सुपरवाइजर हैं जिनकी रिसर्च डायरेक्शन ये है और इनका ईमेल एड्रेस ये है। इससे आपको ये आसानी होगी कि आपको बाद में बहुत ज्यादा ख्वार नहीं होना पड़ेगा। तो ये दूसरी सजेशन है कि आपने वहां से जाके, ये एक मेथड है फैकल्टी फाइंड करने का, आप उनको उनकी जो वेबसाइट होती है यूनिवर्सिटी की उससे आप फैकल्टी फाइंड कर सकते हैं। एक दूसरा मेथड ये होता है, फॉर एग्जाम्पल अभी जो लोग बीएस कर रहे हैं या एमएस कर रहे हैं, अपनी डिग्री कंटिन्यू कर रहे हैं, तो रिसर्च पेपर पढ़ा करें। रिसर्च पेपर में कोरस्पोंडिंग ऑथर का एक होता है, तो जो भी आपकी फील्ड से रिलेटेड रिसर्च पेपर हो उनके में देखें एक कोरस्पोंडिंग ऑथर लाजमी दिया होता है। तो आप उस कोरस्पोंडिंग ऑथर का ईमेल एड्रेस, उसकी एफिलिएशन, डिपार्टमेंट, सारी चीजें मेंशन होती हैं। वहां से आप ये फाइंड कर सकते हैं कि अच्छा ये कोरस्पोंडिंग ऑथर साहब, इनकी ईमेल, तो आप जस्ट ऐसे भी उनको अप्रिसिएशन की एक ईमेल भी कर रहे हैं, इससे एक लिंक बन जाता है, आपका ताल्लुक बन जाता है उस प्रोफेसर को कि आपने ये पेपर लिखा और ये बड़ा अच्छा पेपर था आपका और इसमें आपने ये फलां चीजें डिस्कस की, मुझे ये चीज समझ नहीं आई, ये चीज समझ आई, जो भी आपको उसमें इंटरेस्टिंग चीज लगे आप मेंशन कर सकते हैं। तो इससे ये होगा कि ऑलरेडी एक प्रोफेसर से आपका लिंक भी बन जाएगा, तो आप उस प्रोफेसर को एक्सेप्टेंस के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये भी एक दूसरा प्रोसेस होता है। तो तीसरी चीज ये होती है कि जो गूगल स्कॉलर है या इवन कि आप वेब ऑफ साइंस वाले हैं, वो क्लैरिटी इंडेक्स है, वो हर साल एक लिस्ट जारी करते हैं जिसमें जो मोस्ट साइटेड रिसर्चेस होते हैं साल के, उनकी वो लिस्ट जारी करते हैं। वहां से भी आप देख सकते हैं कि आपकी फील्ड के जो मोस्ट साइटेड रिसर्चेस हैं और वो कौन कौन से हैं, उनकी कंट्री क्या है, और वहां से आप चाइनीज नेम फिल्टर आउट करके उनको भी रीच कर सकते हैं। उनको बड़े इजीली फाइंड किया जा सकता है नाम के साथ गूगल करके। तो ऐसे दो तीन मुख्तलिफ तरीकों से आप, और फिर अगर आपका कोई फ्रेंड जानने वाला है और आप उससे भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अच्छा भाई आप मुझे बताएं कि मैं कहाँ पे कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करूं। तो इस तरह से और कोई फैकल्टी अगर आप मुझे रिकमेंड कर दें, तो इस तरह से भी आप अप्रोच कर सकते हैं। तो ये 3-4 मेथड हैं जिनके जरिए आप अपने फ्यूचर के एक्सपेक्टेड सुपरवाइजर को फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा बंदा हो, उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और फिर उसको ईमेल के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं। अब बात आती है ईमेल पे। जब आप ईमेल लिखेंगे तो अब आपने क्या करना, तो ये देखें आप एक काम करने जा रहे हैं, और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ जहां भी मुझे क्वेश्चन होता है कि अब आप कभी सोचे ना कि आप दूसरों के लिए पैसे खर्च करें, तो ये कितना मुश्किल काम है बगैर किसी मतलब कुछ काम। तो जब आप ये सोच रहे हैं कि दूसरे आप पे इन्वेस्ट करेंगे, यानी आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं और कुछ लोग आप पे पैसे लगाएं, आपको कुछ भी ना करना पड़े और मुफ्त में आपको पढ़ाएं और आपके नाज नखरे उठाएं, तो फिर सोचेंगे वो आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं और आपके अंदर कौन सी ऐसी खास बात है जिसकी वजह से वो ऐसा करें। और फिर ये चूंकि खास बात है तो इससे फिर आपको टाइम भी उतना इन्वेस्ट करना चाहिए। और ये ईमेल ही बेसिकली आपकी ईमेल वो फर्स्ट इंप्रेशन होता है जो प्रोफेसर पढ़ता है। तो हमारा एक पूरा सेशन है कि आपको ईमेल कैसे करनी चाहिए, पिछले मंथ हमने किया था, वो आप इसी पेज पे और हमारे ग्रुप में फाइंड कर सकते हैं। बट अगेन में कुछ चीज़ें जो जरूरी चीज़ है कि एक तो आप इस पर टाइम लगाएं अच्छा खासा, और 2-3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं जो ईमेल में ख्याल रखें कि आपका बड़ा कम्प्रीहेंसिव किस्म का इंट्रोडक्शन हो जिसमें आपने अपनी सारी चीज़ें हाईलाइट की हों, अपना एकेडमिक बैकग्राउंड जो पीछे से आपने पढ़ लिया हुआ चीज़ें की, अपने ग्रेड्स वगैरह अगर वो बहुत अच्छे हैं, और उसके साथ साथ जो एबिलिटीज़ और रिसर्च की क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं, और वो रिसर्च की क्वालिटीज़ लाजमी मेंशन करें, एक्सपीरियंसेस और वो जो एबिलिटीज़ और स्किल्स आपके पास हैं जो कि जिस प्रोफेसर को आप ईमेल कर रहे हैं उसकी एक्सपर्टीज से मैच कर रही हो या उसकी रिक्वायरमेंट्स हो।
तो देखें एक जो प्यासा होता है उसको पानी की जरूरत होती है, तो वो फिर उसकी डिमांड कहीं भी करता है या उसको एक्सेप्ट भी कर लेता है। लेकिन आपने इस बात का लाजमी ख्याल रखना है कि अपने आप को इस तरह से आपने बनाना है कि अगला बंदा वो ये समझे कि आप उसकी बड़ी ज़रूरत है। तो आपने फिर उसी हिसाब से अपनी जो ईमेल है ना वो ड्राफ्ट है। तो ये पहला पैराग्राफ, दूसरे पैराग्राफ में फिर आपने प्रोफेसर की रिसर्च का जिक्र करना है कि अच्छा आपकी रिसर्च और आपकी फलां चीज़ें इस तरह से, आपका ये पेपर है ये पब्लिश हुआ है, तो ये मेरे रिसर्च इंटरेस्ट से मैच करता है, या मैंने ऑलरेडी इस फील्ड में काम किया हुआ है, या मैं तो इस तरह से एक स्टोरी बनानी होती है कि आपके पास ऑलरेडी वो रिसर्च एबिलिटीज और वो चीज़ें हैं जो प्रोफेसर को रिक्वायर है, और प्रोफेसर ऑलरेडी उस डायरेक्शन में काम करें, तो अब आप वहाँ जाके उसकी सुपरविजन में पीएचडी या जो भी डिग्री आप करना चाहते हैं वो आप करेंगे। तो ये और फिर एंड पे आप फाइनेंशियली बता सकते हैं कि आप सपोर्ट के लिए सीएससी पे अप्लाई कर रहे हैं, चाइनीज स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर रहे हैं फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, और उसके लिए आपको सुपरवाइजर से एक एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए जिससे आपके चांसेस बन जाते हैं। और इस पे आप और इसके साथ ईमेल के साथ अपना सीवी अटैच करें। अब मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब भी आप ईमेल लिखें तो लाजमी 2-3 लोगों को जो आपसे सीनियर हो या ऑलरेडी स्कॉलरशिप पे चले गए हो तो उनको लाजमी दिखाएं। ये एक मेरी हमेशा रिक्वेस्ट होती है। उससे बहुत सारी चीज़ें, कुछ स्पेलिंग की मिस्टेक, कुछ ग्रामर की मिस्टेक, कम से कम 3 दफ़ा तो उसको खुद लाजमी बने। और इसी तरह अपना सीवी भी लाजमी 1-2-3 दफ़ा आप किसी को किसी सीनियर को या किसी ऐसे बंदे को जिसने ऑलरेडी वो सारे प्रोसेस से गुजरा तो उसको आप अपना सीवी लाजमी दिखाएं ताकि वो उसको उससे देखे आपको कोई सजेशन दे सके। तो ये और किसी एक फॉर एग्जाम्पल आप मुझे दिखा रहे हैं तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि आप एक दो और बंदों को भी दिखा दें, तो वो जो स्टूडेंट होते हैं और तो ये हो जाएगा कि सीवी आपने इंस्टॉल करनी आपने ईमेल में, और सॉरी सीवी अटैच करनी है, और ईमेल आपने अच्छी सी लिखनी है। और ईमेल करने के लिए आप, ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक अच्छा ऑप्शन ये है, बट मैं अगेन टाइम से कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता, बट मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि जब आप ईमेल करें तो कोशिश ये करें कि वो छुट्टी का दिन ना हो। सबसे पहले ये ख्याल रखें कि उस दिन चाइना में छुट्टी ना हो। इससे क्या होगा कि छुट्टी के दिन ईमेल करते हैं तो प्रोफेसर को बहुत सारी ईमेल्स आ रही होती हैं, तो वो फिर नॉर्मली ये होगा कि वो आपकी ईमेल नीचे चली जाएगी, तो हो सकता है वो उस पर नजर ना करे। अच्छा, ईमेल में एक और चीज के सब्जेक्ट बड़ा क्लियर हो और जो ईमेल आईडी हो वो आपके नाम से बनी हो, तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं और बहुत बेसिक सी चीजें हैं। मैं अक्सर देखता हूँ कि पता नहीं किंग ऑफ फ्लां और प्रिंसेस ऑफ फ्लां और इस तरह की ईमेल आईडी से ईमेल आ रही होती है, तो ये कम से कम ये काम ना करें। आप प्रोफेशनली अप्लाई करें तो प्रोफेशनल हो जाए, आपका अपना नाम होना चाहिए। और कुछ लोगों ने यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं, अब वो यूट्यूब चैनल का पता नहीं क्या नाम है, वही ईमेल पे आ रहा होता है, तो ये भी बड़ा एक नॉन प्रोफेशनल का वो है। आपके नाम से हो और फिर सब्जेक्ट उसमें बड़ा क्लियरली मेंशन हो कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। और फिर अगर आप चाइना अप्लाई कर रहे हैं तो मैं एक और ये सजेस्ट करूंगा कि कोशिश करें जीमेल की बजाय याहू या हॉटमेल से ईमेल करें। और इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि आप जीमेल से भी करें और याहू से भी करें, और 2 डिफरेंट आईडी से बना लें ईमेल और उससे कर लें। और बहुत सारी जगह फॉर एग्जाम्पल हम चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेज में मैंने ये नोट किया कि मुझे जीमेल से जो भी ईमेल आती है तो वो जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो उसको स्पैम डिटेक्ट करता है, पता नहीं क्या रीजन है, इवन कि ऑलरेडी वो मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में होते हैं। तो इरफान भाई ने हमें दोबारा ज्वाइन किया, हम देखें इरफान भाई वो शोर आ रहा है आपकी तरफ से और आप अब तो गायब हो। अब जो चेक कीजिएगा, अब तो क्लियर होगी मेरी वॉइस बिल्कुल। हाँ आवाज भी आ रही है और साथ में थोड़ा शोर, अब तो मेरा ख्याल है शोर बंद हो गया जी। जी हम अच्छा, पहुंच गए थे, मैंने आपने कहाँ तक बात कर ली है? हम पहुंच गए जी ईमेल पे। मैंने कहा चूंकि आप तो मिस हो रहे हैं तो मैं जरा कंटिन्यू अच्छा, करूं ईमेल में और भी फिर आप कामरान भाई कोई सा जी, जवाब नहीं आता इस पे अभी हम आ जाएंगे इसके साथ ही। तो अच्छा मैं ये बता ईमेल रहा में था भी कि काफ़ी चीज़ें हैं जो डिस्कस होने वाली हैं कंटेंट के हवाले से। हाँ जी, मैं ऐड करना चाहूँगा। मतलब अगर हम ईमेल कर रहे हैं तो ईमेल जो हमारा कंटेंट, जो हमारी बॉडी होती है, उसमें एक क्या मिनट हम इरफान भाई, जो हमें सारे लोग सुन रहे हैं, देखें यार इस वक्त हमें कम से कम 17 लोग जो देख रहे हैं, अगर आप अकेले अकेले देख रहे हैं तो क्या फायदा। आप एक दफा इसको शेयर कर दें, कम से कम 17 और लोग थोड़ी देर में हमें सुनने लगेंगे।
तो जी अच्छा होगा, देखिए हमें भी बड़ी खुशी होगी कि यार अच्छा ढेर सारे लोग सुन रहे हैं हमें, क्या बात है। तो और भी किसी का भला हो जाएगा। इसलिए जो भी हमें सुन रहे लोग, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप एक दफ़ा ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। और जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ कमेंट में, बिल्कुल वो अभी आ रहे हैं सामने और हम उनको एंड पे एड्रेस करेंगे। अभी हमारा जो जी। अपना वो माइंड बना हुआ है कि हमने ये तकरीर करनी है, तो वही करेंगे। जी। अच्छा, तो मैं ऐड करना चाह रहा था कि जो ईमेल करते हुए हमने ईमेल लिखना है, लाइक जो हमारी बॉडी होगी। अब कुछ लोग कहते हैं कि सबसे पहले आप उसके 3 पैराग्राफ बना लें, पहले में अपना इंट्रो करा दें, सेकंड में आपकी जो क्वालिफिकेशंस हैं, और थर्ड में जो आपका रिसर्च इंटरेस्ट है वो बता के आप ईमेल को समअप कर लें। देन जो अटैचमेंट पे बात आती है, आपका एक अच्छा सीवी हो आपका। अब बाज़ लोग ये कहते हैं आप अटैच कर दें एमएस थीसिस, अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और आप जो आपका एमएस का ट्रांसक्रिप्ट है वो अपलोड कर दें, और थर्ड जो आपकी सीवी है वो अपलोड करें। तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि क्या हमें ये तीनों चीज़ें अपलोड करनी चाहिए ईमेल के साथ, या इनमें से कोई एक? देखिए ऑलरेडी मैंने इस पे ये बात तो की है कि बिल्कुल ईमेल के 3 पैराग्राफ होने चाहिए, और इसी तरह से हमने बात की। जहाँ तक अटैचमेंट की बात है, तो मैं बिल्कुल यही कहूँगा कि जस्ट सीवी काफ़ी है पहली फुर्सत में। और अगर आपने कुछ पेपर पब्लिश किए हुए हैं, तो वो आप जी ईमेल में मेंशन करते हैं, और उसका जो होता है ऑनलाइन या डीयूआई नंबर, वो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। तो ये इनफ होता है। क्या कहते हैं, इनिशियल आप जब अगर प्रोफेसर इंटरेस्टेड होगा, तो आपने सीवी में ऑलरेडी लिखा हुआ होना है कि आपने ये किया या वो। जी तो वो आप देख के आपसे कह सकता है कि आप अपना थीसिस या उसके एब्स्ट्रैक्ट मेरे साथ शेयर कर लें, या अगर वो इंटरेस्टेड होगा। तो अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो सिंपली उसको इग्नोर करेगा। अच्छा, मैं ये बात कर रहा था कि ईमेल के टाइम के हवाले से ये जी कोशिश करें कि छुट्टी का टाइम ना हो, छुट्टी का दिन भी ना हो। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप ईमेल करें तो वर्किंग आवर्स में करें, और वर्किंग आवर्स पाकिस्तान में जो, और वर्किंग आवर्स में भी आफ्टरनून में ना करें, क्योंकि मोस्टली बट ये भी डिपेंड करता है आदत पे भी। बाज जो मेरे सुपरवाइजर हैं, उनको तो अगर मैं रात को 8 बजे भी ईमेल करूं, तो वो मुझे जवाब दे देते हैं कभी कभी। तो अब ये डिपेंड करता है कि किस किस मिजाज के प्रोफेसर साहब हैं जिनको आप कर रहे हैं। बट मैं ये सजेस्ट करूंगा कि सुबह के वक्त कर लें, और जो पाकिस्तान में टाइम होता है 5 से 6 से 7, ये इस वक्त बड़ा अच्छा टाइम है। फजर की तो नमाज के बाद, अगर यूं कह लें। 5 6 7 इस वक्त आप कर लें, तो और वो भी वर्किंग डेज में कर लें, तो ये ज्यादा। और वो भी अगर मंडे वाला दिन हो, तो मंडे वाला दिन बड़ा मुबारक होता है। तो इस दिन काम का आगाज हुआ, और उम्मीद ये है कि प्रोफेसर का मूड बड़ा अच्छा होगा, और उसको अभी तक बुरी बुरी खबरें नहीं सुनने को मिली होंगी जो रिसर्च में चल रही है। ये जी एक जी जी जस्ट टाइम के हवाले से, ये एक्चुअली ये कोई वो जिसको कहते हैं बड़ा अथेंटिक या रियल आउटकम नहीं है। ये बहुत सारे लोगों ने मुझे खुद बताया कि उन्होंने इस टाइम पे अगर ईमेल की तो उनको ज्यादा रिस्पॉन्स आएगा, इसलिए बस ये चीज़ है। तो ये तो टाइम जी के वजह बिल्कुल। से। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ, जो इरफान भाई ने पूछा था कि क्या सॉरी, ईमेल तो करते हैं लेकिन उसका रिस्पांस नहीं आता, या बहुत कम रिस्पांस आता है। तो इस पे थोड़ी सी हम डिस्कशन करते हैं कि इसकी क्या रीजन हो सकती है। एक तो ये बात हमेशा याद रखें कि अगर किसी को जरूरत होगी ना, जहाँ पे किसी को स्टूडेंट चाहिए और उसने वो लेने, तो वो आप चाहे जैसी थकी हुई भी ईमेल करें, तो वो तब भी आपको जरूर ईमेल का जवाब दे देगा, और वो आपको कहेगा कि आपने बड़ा इंटरेस्ट शो किया मेरी रिसर्च में, तो मैं आपको सुपरवाइज करने के लिए तैयार हूँ। ईमेल की अहमियत होती है जहाँ पे शायद कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, या जहाँ पे कोई ऐसा बंदा हो जो वाकई चीज़ों को रीड कर रहा हो, और उसको बहुत ईमेल्स आ रही हो, वो बड़ा सेलेक्टिव भी हो, चुन के उसने बंदे लेने। तो इसकी कुछ रीजन तो ये भी हो सकती हैं कि प्रोफेसर इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा, एक जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि बाद दफ़ा यूनिवर्सिटी वेबसाइट अपडेटेड नहीं होती, तो शायद वो प्रोफेसर साहब रिटायर हो गए, या शायद वो प्रोफेसर साहब किसी और यूनिवर्सिटी में चले गए। तो जब वो यूनिवर्सिटी छोड़ देते हैं, तो वो ईमेल एड्रेस डिसेबल हो जाता है, ऑलमोस्ट वो खत्म कर देते हैं कुछ वक्त में। तो अब आप उस ईमेल उस एड्रेस पे ईमेल करते जा रहे हैं, लेकिन वो तो जा ही नहीं रही होगी, वो पहुंच नहीं रही होगी उसको। तो ये भी कुछ हम्म। रीजन
तरह की। इसका बेहतरीन हाल ये होता है कि आप कोशिश करें कि जो सुपरवाइजर आपने ढूंढ के निकाल लिया है फैकल्टी से, उसकी पब्लिकेशन गूगल स्कॉलर में जाके चेक करें और ये देखने की कोशिश करें कि वो रिसर्च में एक्टिव है भी कि नहीं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये पॉइंट, इसलिए कि अगर एक बंदा रिसर्च में एक्टिव है और वो पब्लिकेशन कर रहा है तो फिर बड़ा अच्छा चांस है कि आप चले जाएं। लेकिन एक बंदा बूढ़ा हो गया, हमारे एक दोस्त थे, वो एक ऐसे सुपरवाइजर, बड़े मेहनत करने वाले दोस्त, वो एक ऐसे सुपरवाइजर के पास चले गए जिन्होंने 4-5 साल बाद रिटायर होना था, वो बिल्कुल ठंडे हो गए थे, उनने यानी उन्होंने जो करना था कर लिया था। तो अब वो कहेंगे यार इसको मैंने पेपर दिया हुआ है, तो पेपर दिए 6 महीने हो गए, इसने अभी तक देखा नहीं और ये काम भी कुछ नहीं कर रहा। तो इस तरह के इश्यूज होते हैं। इसलिए ये है कि अगर आप देखते हैं कि एक बंदा रिसर्च में एक्टिव नहीं है तो ये गूगल स्कॉलर से आपको पता चल जाएगा, नाम लिख के तो उसका आपको फायदा भी है। उससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि इसका ईमेल एड्रेस एक्टिव है कि नहीं है, ये अभी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इस तरह से आप ईमेल ये भी कंफर्म कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा होगा, ये बेहतर भी। बाकी ये कि एक दफ़ा ईमेल आपने की रिप्लाई नहीं आया तो आप दोबारा करें, आपको रोकेंगे, रिमाइंडर भेजें। मैं रिमाइंडर भेजने के हाथ में नहीं हूँ। हो सकता है प्रोफेसर साहब ने जब आपकी ईमेल देखी पहली तो उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं इस बंदे को रखना नहीं, तो अब वो भूल गया उन्हें नाम शाम, आप रिमाइंडर भेज के क्यों याद करवा रहे हैं कि उसने आपको पहले रिजेक्ट कर लिया था। आप नए सिरे से ईमेल लिखें। और हो सकता है कि आप जब दोबारा प्रोफेसर साहब आपकी ईमेल देखें तो वो अच्छे मूड में हों और खुश मुहसिन और हंसी खुशी में वो आपको वेलकम के रख लें। मैं वैसे ये सजेस्ट करता हूँ कुछ एक्सपीरियंसेस की बेस के पे कि आप दोबारा से 4-5 दिन गुजरने के 1 हफ्ते के बाद दोबारा से नई ईमेल करें। और आप 3 दफा जो सुन्नत तरीके है कि आप 3 दफा दस्तक दें, अगर दरवाजा खुल जाए तो ठीक है ना भूल जाए, वरना चले जाए। हाँ, तो ये 3 दफा आप उसको कर लें। और दूसरी चीज ये कि रिस्पांस रेट बहुत लो है। देखिए आप बहुत लोग अप्लाई करते हैं सिलेक्शन और फिर हर यूनिवर्सिटी में एक लिमिटेड तादाद में होते हैं जिन्होंने स्टूडेंट लेने होते हैं, तो इसलिए जो रिस्पांस रेट है वो अब बहुत लो हो गया है। आप हो सकता है कि 100 ईमेल करें तो आपको 1 या 2 या 3 जगह से जवाब है। इवन के देखें एक बंदे ने नहीं लेनी तो हो सकता है वो इनकार कर दे, लेकिन बहुत सारे लोग इनकार भी नहीं करेंगे और वो आपको यस भी नहीं करेंगे और नो भी नहीं करेंगे, तो आपको नहीं पता कि वो उनका क्या मूड है। तो इसलिए आप इस बारे में अगर जवाब नहीं आ रहा तो परेशान ना हो। इसका मतलब यह है कि आपको और स्ट्रगल करनी है, आप और भी लोग फाइंड करें ज़्यादा से ज़्यादा। और ऑन एवरेज अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो कम अज कम भी आपको 200 तक ईमेल्स करनी चाहिए, 3-4 एक्सेप्टेंस लेने के लिए, इतना तो ऑलमोस्ट बनेगा। अच्छा, ईमेल से हट के इरफान भाई, पता नहीं ये सवाल आपका है यानी आप जरा नेक्स्ट सवाल पूछे तो फिर मैं इस पे बात करूं। मेरा जो सवाल है वो आपने वो अब जवाब हो चुके हैं, आपकी तरफ से जवाब हो चुके हैं। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, अगला जो, जी अब मेरी आवाज आ रही है? जी बोल, नहीं समझ नहीं आ रही। जी मैं कहना ये चाह रहा था कि नेक्स्ट जो सेक्शन है हमारा वो रिसर्च प्रपोजल के हवाले से। इरफान भाई मुझे आपकी क्वेश्चन की नहीं समझ आई। जी मैं कह रहा हूँ कि जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा जो जिसपे हम बात करेंगे वो होगा रिसर्च प्रपोजल के हवाले से, इसकी अफादियत के हवाले अच्छा से कैसा होना चाहिए, इस पर जरा आप रोशनी डाल दें। अच्छा, बिल्कुल उस तरफ आते हैं। बिल्कुल ठीक है इरफान भाई, ये बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट है यहाँ चाइना में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो। रिसर्च प्रपोजल बड़ा इम्पोर्टेंट है और इसकी काफ़ी वैल्यू भी है रिसर्च प्रपोजल की चाइना के हवाले। लेकिन उससे पहले जो ईमेल वाला सिलसिला था अभी तक चल रहा है, मैं इस पे एक दफ़ा फिर, एक तो मैं बहुत सी बेसिक सी चीज़ें कि आपने ये जो पीछे तक हमने डिस्कस की कि यूनिवर्सिटी कैसे फाइंड करनी, और ये स्टेप में बड़े समराइज कर दूं कि आपने यूनिवर्सिटी फाइंड करनी है अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, और फिर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके फैकल्टी ढूंढनी और अपनी जो सब्जेक्ट से रिलेटेड सुपरवाइजर फाइंड करनी। ठीक है, फिर उस सुपरवाइजर को आपने ईमेल करनी और फिर आपने ईमेल इसलिए करनी कि वो आपको एक्सेप्टेंस दे दे या एग्री हो जाए आपकी सुपरविजन के लिए। और यहाँ पे एक और बात है कि अब बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो टेस्ट इंटरव्यूज उन्होंने शुरू किए, तो उस वहाँ पे ये अब सीन हो रहा है कि चाहे आपके पास एक्सेप्टेंस नहीं भी है
तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक दफ़ा फिर ये जो मैंने पहले रिपीट किया था कि एक्सेप्टेंस मस्ट नहीं है, ये लाजमी डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा एडिशनल डॉक्यूमेंट है जो हेल्प कर सकता है आपकी एडमिशन के प्रोसेस में। तो अगर आपके पास एक्सेप्टेंस नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप अप्लाई नहीं कर सकते। जहाँ पीएचडी में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वहाँ तो ये काफ़ी ज़रूरी भी हो जाता है बहुत सारी जगहों पे, बट मास्टर के लिए आप इवन के विदाउट एक्सेप्टेंस भी आपका सीजीपीए वगैरह अच्छा है, बाकी चीज़ें ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक जहन में रहे बात कि अब बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे इवन कि आपके पास एक्सेप्टेंस नहीं भी हो तो वो इंटरव्यूज वगैरह कंडक्ट करते हैं और वो फिर आपको सुपरवाइजर असाइन कर देते हैं। जैसे आप यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना, ये बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी है और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। उन्होंने इंटरव्यूज अपने शुरू किए तो वो उसकी बेस पे आपको सेलेक्ट करेंगे और उसी की बेस पे आपको सुपरवाइजर भी असाइन करेंगे। इन दैट केस भी अगर आपके पास एक्सेप्टेंस है तो फिर वो आपको वही सुपरवाइजर असाइन करेंगे जिसकी आपके पास एक्सेप्टेंस है इंटरव्यू के बाद। लेकिन अगर नहीं है तो फिर वो, अगर इंटरव्यू में आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो वो आपको फिर कोई सुपरवाइजर अपने पास से असाइन कर देंगे। अब आते हैं यहाँ पे इरफान भाई, आपने तो कुछ नहीं कहना इस सारे प्रोसेस रिसर्च जी बिल्कुल प्रोसेस। ठीक है। जी 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 आप स्टार्ट करें। जी इरफान भाई, अच्छा तो जो रिसर्च प्रपोजल की बात है, देखिए चाइना में आपने ये 3-4 डॉक्यूमेंट्स आपको बहुत सारी जगहों पे होंगी। रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च प्लान, स्टडी प्लान, इस तरह का कोई भी नाम कहीं भी लिखा हो तो इन सब का अगर आप चाइना में अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही मतलब लें कि आपके पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसे रिसर्च प्रपोजल कहते हैं। अगर वो है तो वो सारी जगह पे काम कर जाएगा, ठीक है, और वो बेहतरीन चीज़ है। अब आपने रिसर्च प्रपोजल के लिए जो याद रखने वाली चीज़ है वो ये कि चाइना में रिसर्च प्रपोजल का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि जो प्रपोजल आपने बनाया तो आपने आके उसी पे काम करना है बल्कि जो रिसर्च प्रपोजल आप सबमिट करवाते हैं उससे सिर्फ ये देखा जाता है कि क्या आपको रिसर्च का कुछ आइडिया है भी कि नहीं है, आप रिसर्च प्रपोजल बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तो ये एक चीज़ है जिसका आपने जहन में रखे। ये सुपरवाइजर भी आपको जब आप उनसे पूछेंगे, लेकिन रिसर्च प्रपोजल आप तभी बनाएंगे जब एटलीस्ट आपके पास कोई एक्सेप्टेंस हो या आप इरादा कर चुके हो कि यूनिवर्सिटी में इस डायरेक्शन में आपने अप्लाई करना है। तो फिर आपको जब आप अप्लाई करने लगेंगे तो उस वक्त आपको रिसर्च प्रपोजल चाहिए होगा डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने में। तो उसमें ये सबसे मेन पॉइंट है कि आपने इस बात का ख्याल रखना है, ये जाहिर होना चाहिए कि आपको रिसर्च प्रपोजल बनाना आता है और आपको उस फील्ड में रिसर्च का पता भी है, आपको अच्छा खासा नॉलेज है उस फील्ड में कि कैसे चीज़ें होती, तो वो आप बनाते हैं। और इसमें भी इंट्रोडक्शन आ जाएगा, देखें जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिसर्च प्रपोजल में कि जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल मैं केले के छिलके से गैस बनाना चाहता हूँ, ये मेरा रिसर्च प्लान है, तो इसका इंट्रोडक्शन ये आ जाएगा। इसमें 3-4 चीज़ें हैं जो एड्रेस करनी है कि एक तो ये है कि गैस की जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, और दूसरी चीज़ ये है कि फिर केले का छिलका है वो तो ऐसे ज़ाया हो जाता है वो, और तीसरी चीज़ ये है कि अब आप केले के छिलके से गैस क्यों बनाना चाहते हैं भाई, जो ऑलरेडी गैस पड़ी हुई है वो क्यों नहीं है केले के। तो आप फिर वहाँ पे ये कंसर्न लेके आएंगे कि इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, फॉसल फ्यूल्स है, पता नहीं छिलके ऐसे ज़ाया होते हैं, बायोगैस की बड़ी अहमियत है। तो ये आपने इंट्रोडक्शन में वो जो मेन की फीचर्स होते हैं आपके जो टॉपिक है उसके उसको एड्रेस करना है। और फिर इस पे जब आप बायोगैस की बात करेंगे तो इस पे ऑलरेडी लोगों ने क्या क्या किया, तो आप बताएंगे कि किसी ने घास से बायोगैस बना ली और किसी ने टिश्यू पेपर से बायोगैस बना ली, किसी ने शॉपिंग बैग से बायोगैस बना ली। ये हो जाएगा लिटरेचर सर्वे, जिसमें आप बताएंगे कि लोगों ने फलां फलां चीज़ों से बायोगैस बना ली है, लेकिन उसमें ये डिसएडवांटेजेस भी हैं कि जैसे कोई बंदा अगर मकई से बायोगैस बना रहा है तो मकई तो ऑलरेडी खुराक वाली खाने पीने वाली चीज़ है, तो उसको अगर आप गैस बनाएंगे तो खुराक की जरूरतें कहाँ से पूरी करेंगे भाई। तो ये चीज़ें आपने फिर कोई पॉइंट कोई चैलेंज भी ढूंढना होता है अपने लिए, और फिर उस चैलेंज को एड्रेस करने के लिए फिर आप कहते हैं कि अच्छा चूंकि बाकी चीज़ों में तो ये इशू है, मैं ये प्रपोज करता हूँ कि केले का छिलका जो ज़ाया हो जाता है और लोग सड़कों पर फेंकते हैं तो इससे लोग गिरते भी है, इससे कितने हादसा होते हैं, इस सारी चीज़ों को रोकने के लिए। और मैं ये प्रपोज करता हूँ कि केले के छिलके का इस तरह से इस्तेमाल कर दें, बायोगैस बन जाए इससे लोग। तो ये रिसर्च प्रपोजल आप इस तरह से करके तो फिर मेथडोलॉजी आ जाएगी कि आप क्या यूज़ करेंगे और फिर इसके आउटकम्स आ जाएंगे कि आपने एक पेपर पब्लिश करना है, इन पे आपको गैस भी मिलेगी, उससे आपकी इकॉनमी को फ़ायदा होगा ये।
तो इस पे हम एक सेशन इंशाल्लाह करेंगे रिसर्च प्रपोजल पे, लेकिन ये जस्ट एक जिसको कहते हैं कि हिंट या पॉइंट, आपने इनका ख्याल रखते हुए रिसर्च पेपर बनाना। जी इरफान भाई। इरफान भाई फिर गुम हो गए। अब उनके जहन में क्या आ रहा था या कौन सा क्वेश्चन था? मैं जहां से हमने छोड़ा था एक्सेप्टेंस वाली बात पे उधर से आगे फिर एक दफा चलता हूँ। जब आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाए प्रोफेसर, या एक्सेप्टेंस ना भी मिली हो लेकिन आप यूनिवर्सिटी की और स्कॉलरशिप की डेडलाइन क्लोज आ गई हो, तो आपका सीजीपीए वगैरह अगर मुनासिब हो तो आप अप्लाई कर दें, विदाउट एक्सेप्टेंस भी अप्लाई कर दें। अगर आपके पास एक्सेप्टेंस नहीं है तो फिर मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप उन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करें जो जिनमें फी आपको सबमिट नहीं करनी पड़ती, तो वो तो वैसे मुफ्त हो जाएगा। या अगर आपका सीजीपीए बहुत अच्छा है तो आप और भी ट्राई कर सकते हैं वो यूनिवर्सिटी जिनमें बेशक फी भी देनी पड़े, कोई मसला नहीं। अच्छा, तो अब अगर डेडलाइन करीब आ गई है या आपको एक्सेप्टेंस मिल गई है तो आपने अप्लाई करना। अप्लाई करने में जो चीज़ें आपने याद रखनी वो ये कि एक तो आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, तो उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके, ये पॉइंट। और दूसरी आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो उसके लिए आपको स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना पड़ेगा। अब ये हो जाएगा कि स्कॉलरशिप तो सीएससी है तो सीएससी की अलग से वेबसाइट है, इसी तरह यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, तो दोनों जगह पे आपने लाजमी ध्यान में रखिएगा कि आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और इसके साथ फिर अभी देखते हैं, मैं इरफान भाई दोबारा से हमारे साथ आ गए जी। अच्छा, जो लोग हमें सुन रहे हैं अभी, आपसे एक दफ़ा फिर ये रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली इसको शेयर करें आगे भी अपने दोस्तों के साथ वीडियो को, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और किसी और का भी भला। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा एक दफ़ा फिर जो हमें सुन रहे हैं कि वीडियो लाजमी आगे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी अभी हमें सुन। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि अब अप्लाई आपको दो जगहों पे करना है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी और स्कॉलरशिप वाली वेबसाइट पे भी। जहाँ तक स्कॉलरशिप की बात है और सिलेक्शन में दो तीन चीज़ें, प्रोफेसर की सिलेक्शन में, ग्रुप की सिलेक्शन में और फिर रिसर्च में दो तीन चीज़ें जो बड़ी बहुत मैटर करती हैं। एक ये बात हमेशा याद रखें कि आप जहाँ अप्लाई कर रहे हैं वहाँ रिसर्च ग्रुप रिसर्च में एक्टिव है, पब्लिकेशन में एक्टिव है कि नहीं है। ऑलमोस्ट चाइना की सारी यूनिवर्सिटीज़ में, चाहे आप सोशल साइंसेज में चाहे आप साइंसेज में, पब्लिकेशन मस्ट है। आपको एटलीस्ट एक पब्लिकेशन हर हाल में करनी पड़ेगी, चाहे इवन के मास्टर वालों को भी और पीएचडी, और बाज़ जगह पे ये तीन तीन होती है, चार चार पब्लिकेशन, हमें तीन रिक्वायर होती है। तो ये ज़रा देख लें कि जो आप जिस रिसर्च ग्रुप में जा रहे हैं वो पब्लिकेशन में एक्टिव हैं, उनकी रिसेंट पब्लिकेशन हैं या नहीं, एक ये पॉइंट। दूसरा ये कि रिसर्च ग्रुप का इन्वायरमेंट कैसा है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा रिसर्च ग्रुप का इन्वायरमेंट? ये आप जो ऑलरेडी स्टूडेंट होंगे प्रोफेसर के, तो बाद केसेस में जो ग्रुप्स हैं, जैसे हमारा ग्रुप है, हमारी अपनी वेबसाइट है ग्रुप की, आप वो विजिट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन से स्टूडेंट हैं। तो बाद जो ग्रुप्स हैं उनकी अपनी वेबसाइट होती है, वहाँ से आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। और बाद जगह पे आपको फाइंड करना पड़ेगा, ढूंढने पड़ेंगे लोग, थोड़ी सी मेहनत करके। सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे बहुत सारे लोग एक्टिव हैं चाइना में जो पढ़ रहे हैं, उनसे हेल्प लें, बाकी अपने जानने वालों से किसी तरह, और फाइंड करें। तो इस तरह से आप वो रिसर्च ग्रुप का इन्वायरमेंट भी फाइंड कर सकते हैं कि अच्छा वहाँ पे इस तरह का इन्वायरमेंट। अब जो तीसरी चीज़ फाइंड करने वाली है वो ये कि जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें स्कॉलरशिप कौन कौन सी अवेलेबल है। तो देखें, यहाँ चाइना में एक बड़ा सेंट्रलाइज सिस्टम है जिसको सीएससी कहते हैं, चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, और बहुत ज़्यादा है, बहुत लोगों को मिलती है। उसके बाद कुछ बड़ी अच्छी आंसू के नाम से एक स्कॉलरशिप है, लेकिन वो बहुत लिमिटेड है, वो सिर्फ पूरी दुनिया से 200 लोगों को मिलती है पीएचडी में, और आई गेस 300। इरफान भाई कुछ याद है कि इस दफ़ा तादाद 300 ही है, 200 ही है आंसू में? जी इस दफा जो, हाँ जी, मैं जो पढ़ रहा था उसमें 300 का ही जिक्र था। वैसे सेशन बीस पे आई थिंक हमारा हुआ है लास्ट टाइम। कैश वास तो 200 लोगों को मिलती थी, तो आंसू में मुझे लगता था ये तादाद 300 पीएचडी और 200 मास्टर के लोग। लेकिन इसमें मसला ये है कि आंसू सिर्फ दो यूनिवर्सिटीज में है, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना और हाँ यूनिवर्सिटी ऑफ जी, चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेज। अच्छा, फिर अगर आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट विजिट करेंगे तो जी और भी, जैसे जो प्रोविंस होता है वहाँ की अपनी स्कॉलरशिप भी होती है।
जैसे हम ये कहते हैं कि बीजिंग स्कॉलरशिप, बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है वो देती है। और बाज़ दफ़ा जो यूनिवर्सिटी होती है उसकी भी स्कॉलरशिप होती है। जैसे हमारी जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज अकेडमी ऑफ स्कॉलरशिप, चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेज, इसकी भी यूकास के नाम से अपनी स्कॉलरशिप है। तो ये 3 स्कॉलरशिप तो ऑलमोस्ट बहुत सारी यूनिवर्सिटी में आपको मिलेगी। सीएससी मिलेगी और यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप मिलेगी और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिलेगी। तो जहाँ पे ज़्यादा स्कॉलरशिप हैं, आप एक ही वक्त में इन सारी स्कॉलरशिप में, जिस यूनिवर्सिटी में आप फॉर एग्जांपल यूकास में आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आप एक ही वक्त में जो 4 ऑप्शंस यूकास में अवेलेबल होते हैं, उन चारों ऑप्शंस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 अब जब सिलेक्शन में होगा तो वो सबसे पहले आपको हाईएस्ट पेड स्कॉलरशिप होती है उसी के लिए कंसिडर करेंगे। वहाँ पे आपका मेरिट बन जाएगा तो ठीक, नहीं तो फिर उसके बाद लोअर और उसके बाद उससे लोअर। दूसरे आपको फायदा ये होगा कि चलें अगर एक स्कॉलरशिप नहीं हो रही तो दूसरी हो रही। अच्छा, इनमें से भी ये है कि जो सीएससी है, वो सीएससी तो या आंसू है, उसके लिए तो आपको अलग से उसकी वेबसाइट है, वहाँ पे जाके फॉर्म भरना पड़ेगा। लेकिन बाद दफ़ा जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होती है या जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप होती है, उनके लिए भी अलग से एक फॉर्म भरना पड़ता है, लेकिन वो वही यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे दिया होता है। तो फिर उसमें भी लाजमी जो स्कॉलरशिप फॉर्म होता है वो लाजमी फिल करें और उस पर भी लाजमी अप्लाई करें। यहाँ पे मैं थोड़ी सी ब्रेक लेता हूँ, जरा इरफान भाई से थोड़ा सा पूछते हैं कि वो हमें क्या बताएंगे या किस तरफ लेके जाएंगे। इरफान भाई थोड़ा आप बोले यार, मुझे लगता है कि गले में कुछ हो गया। जी जी, आप थोड़ा सा टाइम लें। कामरान भाई, कुछ चीज़ें मेरे माइंड में भी हैं। लास्ट में सेशन में अब्दुल समी भाई का उसमें था। अब मैं सोच रहा था कि फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास अच्छा रिसर्च प्रपोजल है और वो अप्लाई कर रहा है आंसू स्कॉलरशिप पे, उसके पास एक्सेप्टेंस नहीं है फॉर इन केस, तो क्या उसके कोई चांसेस नहीं होंगे, मतलब उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिली प्रोफेसर से तब भी वो अप्लाई कर रहा है यूएसटीसी में या यूकास में, तो क्या इस केस में मुझे नहीं है इसमें आइडिया कि क्या उसकी एप्लीकेशन कंसीडर होगी, इफेक्टिव होगी या नहीं होगी। यार यूकास में तो जो हमारा सिस्टम है ना, जो आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपको वहाँ पे सुपरवाइजर का नाम लिखना होता है जी। और सुपरवाइजर का नाम और ईमेल एड्रेस आप हाँ जी। लिखेंगे। आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, वो सुपरवाइजर के पास एप्लीकेशन जाती है और वो उस पर कमेंट करता है। तो अगर सुपरवाइजर उस पर कमेंट नहीं करेगा तो आपकी एप्लीकेशन वहाँ से ही रिजेक्ट हो जाएगी, वो आगे कंसिडर ही नहीं होगी। तो ये होता है यूकास में। अब यूएसटीसी में इसलिए अगर और देखें, सुपरवाइजर की एक्सेप्टेंस का मतलब यह है कि एक पेज वो आपको लिख के दे दे या फिर वो ये ऐसे ईमेल पे भी आपको ये कह दे कि अच्छा वो आपको सपोर्ट करेगा। तो इसका मतलब यह है कि जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और सुपरवाइजर को वो लिंक जाएगा तो वो उस पर रिकमेंडेड लिख देगा या जो भी अपने कमेंट्स होंगे वो पॉजिटिव कमेंट दे देगा। तो इस तरह से ये तो यूकास में। यूएसटीसी में इस दफा उन्होंने ये अनाउंस किया है कि अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं भी है तो आप वो इंटरव्यू करेंगे, उसकी बेस पे सेलेक्ट करेंगे, तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक वो एमएस के लिए, पीएचडी के लिए नहीं है जहां तक मुझे याद पड़ता है। पीएचडी के लिए फिर भी एक्सेप्टेंस जो है मस्ट है। पीएचडी के लिए वैसे ही हर जगह, क्योंकि इतने ज्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं। एक वक्त था जब एक्सेप्टेंस के हाँ बगैर भी जी बहुत लोग, बट अब इतने लोग, लेकिन इस दफा ये चांस है कि जी। जो चूंकि पैंडेमिक है और बहुत सारे लोग शशो पंज में ये क्वेश्चन भी आना चाहिए था जो अभी तक नहीं आया इरफान भाई। तो ये मैं एंड पे अगर मुझे याद करवाइएगा पैंडेमिक के हवाले से मैंने क्या कहना। तो इस वजह से हो सकता है कि लोग कम जी मैं अप्लाई करने के चांस बन सकता है। ठीक हो गया। इसके अलावा ओवरऑल अगर देखा जाए तो रिसर्च प्रपोजल के हवाले से भी और बाकी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बाज़ औक़ात, लाइक ऐसे केस भी लिखे गए हैं कि एक्सेप्टेंस होने के बावजूद भी उनका स्कॉलरशिप नहीं हुआ। तो इसमें भी काफ़ी फैक्टर्स और हो सकते हैं, लाइक इरफान भाई क्वेश्चन आधा छोड़ के चले गए, तो हम इस पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जो आपको अट्रैक्टिव कैंडिडेट बनाएंगी आपको, अगर आप चाइना में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। और जहाँ तक चाइना में स्कॉलरशिप की बात है तो मोस्टली चाहे आप सोशल साइंसेज में चाहे आप साइंस में, रिसर्च बेस्ड एक्टिविटीज होती हैं। यहाँ पे जो स्टडी है पीएचडी और मास्टर की, उसमें बहुत फोकस होता है रिसर्च पे। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपका ऑलरेडी रिसर्च का एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा काउंट होता है। और उस एक्सपीरियंस से मुराद ये है कि आपकी कोई पेपर पब्लिश हुए हैं, आपने रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम। अब देखें बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि हम बीएस पे तो पाकिस्तान में बहुत कम ही पेपर पब्लिश होते हैं, प्रोजेक्ट भी नहीं होते।
और बहुत सारी जगहों पे मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट जानबूझ के प्रोजेक्ट करने की बजाय वो एक पेपर देके बस जान छुड़ा लेते हैं, सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं। ये काम ना करें, आप प्रोजेक्ट करें और जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है एटलीस्ट वो तो आप लिख जाओ। तो ये रिसर्च बैकग्राउंड चाइना में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और अगर आपकी पब्लिकेशन हो तो बल्ले बल्ले, इससे अच्छी तो कोई और बात हो ही नहीं सकती। पब्लिकेशन नहीं दिया तो एटलीस्ट आपने कोई रिसर्च प्रोजेक्ट किया हो कि इंटर्नशिप किया हो। अच्छा, अगर आपको प्रोजेक्ट नहीं करवा रहे तो दूसरा ये है कि आप इंटर्नशिप कर लें कहीं किसी जगह जगह पे जाके। और देखें, अगर आप थोड़ा सा स्पेंड कर सकते हैं तो इवन कि आपको जेब से लगा के भी इंटर्नशिप करनी पड़ रही है, और अगर आप ये थोड़ा बर्दाश्त कर सकते हैं तो ये फ्यूचर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये मामूली सी इन्वेस्टमेंट समझ के इसको लाजमी आप कंसिडर करें और किसी ऐसी जगह इंटर्नशिप कर लें जहाँ पे वो आपको प्रोजेक्ट करवाएं एक आध। और अगर पब्लिकेशन हो जाए तो फिर भी बड़ी अच्छी बात है। हमारे लोग छुट्टियों को ज़ाया कर देते हैं, लेकिन छुट्टियाँ ठीक है, थोड़ी बहुत इंजॉयमेंट भी हो जाती है, लेकिन 2 महीने की छुट्टियाँ बड़ी चीज़ होती हैं। तो छुट्टियों को आप इस तरह के कामों में, मैंने अपने बीएस के दौरान भी बहुत कम होता था मैंने छुट्टी दी, और 2 महीने की छुट्टी में भी बहुत कम ही घर गया हूँगा। हालांकि मैं घर से बड़ा दूर रहता था। वो मेरे एक टीचर भी थे बड़े सपोर्टिव, प्रोफेसर ख्वाजा यल्दरम साहब। अभी तक वो मेरे साथ लगे होते हैं, छोटी छोटी चीजें वो देखते रहते हैं। वो उनसे मैं कहता था कि सर प्रोजेक्ट करेंगे, और आप यकीन करें हमने छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट अपने जो यूनिवर्सिटी में बीएस लेवल के थे वो खुद डिजाइन किए हुए थे लैब में। तो इस तरह के प्रोजेक्ट आप कर सकते हैं बीएस लेवल पे जाके, ये बड़े आपको काम आए। तो छुट्टियों में हमारे लोग, में ये कहता है कि वो ज़ाया कर देते हैं। इन छुट्टियों में आप इस तरह की चीज़ें जो जो आपकी अपनी, बट ये डिपेंड करेगा कि आपका टारगेट क्या। फॉर एग्जांपल आप यूएसए अगर जा रहे होंगे तो डेफिनेटली आपको जीआरई की तैयारी करनी चाहिए, बट अगर आप चाइना आ रहे हैं तो आपको अपना रिसर्च प्रोफाइल बड़ा अच्छा बनाना चाहिए। तो ये आपका एक गोल, एक माइंडसेट बना हो और उसकी बेस पे आपको पता हो कि आपने कहाँ अप्लाई करना है। तो ये पहला पॉइंट है कि आपका रिसर्च बैकग्राउंड कुछ ना कुछ हो और वो अच्छा स्ट्रांग, इससे भी चांस बन सकता है। दूसरा ये कि आप यहाँ से अगर आप देखें, एक तो मुझे नहीं लगता हमारे पाकिस्तानी दूसरों की मदद करने में क्यों इतने वो तंग। बहुत सारे लोग होंगे जो यहाँ से पढ़ के गए होंगे या पढ़ रहे होंगे जिनको आप तो चाइना में इतने स्टूडेंट है, तो आप इस तरह से भी अप्रोच कर सकते हैं। कोई अच्छा स्टूडेंट होगा उसकी बड़ी रिस्पेक्ट होती है यहाँ पे। तो वो फिर अगर सुपरवाइजर ने स्टूडेंट लेने हैं फॉर एग्जांपल, तो आपकी डिपार्टमेंट में, आपके वहाँ पे यूनिवर्सिटी में कोई साहब चाइना से पढ़ के आए हैं, उनसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं वो रिकमेंड करें आपको। तो इससे भी जो उनकी रिकमेंडेशन होगी उसकी काफ़ी वैल्यू होगी डेफिनेट, तो उससे भी आपकी सिलेक्शन हो सकती। जो एक पॉइंट मैंने बहुत शुरू में जिक्र किया था, मैं यहाँ फिर रिपीट करूँगा कि आप रिसर्च पेपर पढ़ा करें, और रिसर्च पेपर में वो कोरस्पॉन्डिंग आथर होता है, उसको, उसकी अगर अपनी वेबसाइट है तो बहुत अच्छी बात है, उसको ज़रा फाइंड करें, उससे कांटेक्ट में रहें, उसको रिसर्च पेपर के ऊपर फीडबैक दें कि बड़ा अच्छा था, तो इससे आपका एक लिंक बन जाता है। एक और चीज़ जिस पर पाकिस्तानी बहुत कम तवज्जो देते हैं, और अब तो चूंकि कोविड-19 का दौर है तो वो फिजिकली तो नहीं हो रही, वो है सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंसेज। तो हम इन पे बहुत कम पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे कोई प्रेजेंटेशन के तौर पे करनी हो या फिर ऐसे ही, ऐसे पार्टिसिपेशन भी बड़ी ज़रूरी होती है। तो आप ऑनलाइन बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसे हो रही हैं, आप देखेंगे कि हर एक डायरेक्शन में, चाहे आप केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में, आप सोशल साइंसेज में, तो ऑनलाइन वर्कशॉप्स हो रही हैं, कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं। तो ऐसा कोई भी मौका, बेशक एज ए पार्टिसिपेंट ही आपको मिल जाए, आप उसको अटेंड करें और उसको आप अपने सीवी में लाजमी मेंशन करें। ये जो पॉइंट होगा अगेन, तो मैं जो 2-3 चीज़ें मेंशन की हैं, एक तो आपके ताल्लुकात और आपकी कम्युनिकेशन, ये बड़ी अच्छी होनी चाहिए। नेटवर्किंग पे आप जोर दें, जो पाकिस्तानी बहुत कम करते हैं। अपना रिसर्च प्रोफाइल इसको बेहतर बनाएं, ये पहली चीज़ है। और उसके बाद अब आपने इंटर्नशिप ज़रा करनी है, रिसर्च प्रोजेक्ट करने हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें पब्लिकेशन, ये सेकंड चीज़। और ये थर्ड चीज़ है कि आपने कॉन्फ्रेंसेस पे फोकस करना है, इनको अटेंड करनी है। अच्छा, जो इसके साथ एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा, फोर्थ जो पॉइंट होगा वो ये कि आप लर्न करें वो सॉफ्ट स्किल्स जो, फॉर एग्जांपल आप एमएस में रिसर्च करेंगे, मैं अगर कहूँ कि मेरी डायरेक्शन में मटेरियल्स में आप रिसर्च करेंगे तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं मटेरियल्स में। जैसे अगर आपने ग्राफ ड्रा करने हैं तो ओरिजिन है, अगर वो ग्राफ वाला काम है। अच्छा, उसके अलावा अ, अगर आपने एनएमआर करना है तो उसका एक अलग से सॉफ्टवेयर है, वो आपने यूज़ करना है मटेरियल। एफटीएआर अगर आपने करनी है तो उसके आपको आपने, या एक्सआरडी है तो वो आपको, आप कैसे उसके ग्राफ प्लॉट करेंगे और उसको रीड करेंगे। तो ये ग्राफिंग के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं।
ये आपको आने चाहिए। फिर पावर पॉइंट का अच्छा इस्तेमाल आपको आना चाहिए। और फिर जो ग्राफिक्स होते हैं, पेपर आपने लिखना है तो उसमें ग्राफिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू रखते हैं आजकल, बड़े खूबसूरत वो हों तो बड़ा वो ब्यूटीफुल भी लगता है। तो कोई ग्राफिक्स आपको सॉफ्टवेयर आ रहा है डिजाइनिंग वाला, वो भी बड़ा अच्छा एक प्लस पॉइंट होगा। तो ये एक्स्ट्रा एबिलिटीज, आपका सीजीपीए फॉर एग्जाम्पल कम भी हो तो आप इस तरह की जो सॉफ्ट स्किल्स अपने अंदर ऐड करेंगे, उनसे आप एक्स्ट्रा एबिलिटीज वो जो डेवलप कर लेंगे वो आपको और अट्रैक्टिव बना देंगे। और इन एक्स्ट्रा एबिलिटीज के साथ आप ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं। आप यूनिवर्सिटी में सही नहीं पढ़ा रहे, वहाँ पे टीचिंग अच्छी नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, तो वहाँ से आप ऑनलाइन कोर्सेज से ये कमी पूरी कर सकते हैं। और ये ऑनलाइन कोर्सेज हर बात पे सर्टिफिकेट पे जोर ना दिया करें कि आपको मिलेगा, नहीं, बात चीज़ें जस्ट लर्निंग के लिए होती हैं। तो मैंने कोर्सेरा पे फॉर एग्जांपल बहुत सारे कोर्सेज किए, लेकिन शायद मैंने एक सर्टिफिकेट लिया अभी तक, या वो भी पता नहीं मैंने लिया कि नहीं। जस्ट ये होता है कि आप उनको सुन लें और उससे आपके नॉलेज गेन होता रहता है और आप उसको सीवी में मेंशन कर सकते हैं बेसिक। खैर ये बहुत सारी चीज़ें थी जो इस सारी प्रोसेस के हवाले से थी। चाइना में आपने अप्लाई करना है, कैसे आप अप्लाई करेंगे, ईमेल कैसे करेंगे, यूनिवर्सिटी कैसे फाइंड करें, प्रोफेसर और इवन के चाइना आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, आप जो लोग मुझे सुन रहे हैं किसी के जहन में कोई क्वेश्चन हो तो वो अपना क्वेश्चन दोबारा से यहाँ पे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। तो एक दफ़ा फिर ये रिक्वेस्ट है कि आप तो एंड हो रही है, आप तो शेयर करते हैं और लोगों के साथ जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं की। तो सैयद यावर इमाम काजमी साहब लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम। सलाम, बहुत सलाम, बहुत शुक्रिया। हिना तबस्सुम साहब हमारे साथ ही, बहुत शुक्रिया आपका। आई एम इन फाइनल ईयर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। देखें ये एक शायद किसी ने क्वेश्चन भी किया है नीचे, व्हेन आई कैन अप्लाई। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यावर भाई, और बहुत सारे और जो लोग सुन रहे हैं कि जब आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो होप सर्टिफिकेट पे आपको अलाउ करती है कि आप उसमें अप्लाई करिए, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी अप्लाई एक्सेप्ट करती है। और बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो होप सर्टिफिकेट पे नहीं अप्लाई। तो होप सर्टिफिकेट से मुराद ये है कि आप फाइनल ईयर में हैं लेकिन आपको डिग्री, यानी अभी जो एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है इसकी क्लासेस सितंबर में शुरू होंगी। तो आपको अगर डिग्री जुलाई से पहले पहले मिल जाए या इवन जून, बाद यूनिवर्सिटी डेडलाइन दे देती है कि इससे पहले, तो मोस्टली जून या जुलाई की होती है, उससे पहले पहले अगर आपको डिग्री मिलने के चांसेस हों तो आप अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटी से होप सर्टिफिकेट लेके, और जिसमें ये लिखा हो कि आप ऑलरेडी स्टूडेंट है फाइनल ईयर में और आपको इस डेट से पहले पहले डिग्री मिल जाएगी, ये चीज़ मेंशन, और इसकी बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें आप जो अपना करंट सीजीपीए चल रहा था वो भी मेंशन करवा सकते हैं। लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटियां नहीं भी अलाउ करती हैं और वो ये कहती हैं कि आपके पास डिग्री हो तब आप अप्लाई करें। तो उस केस में जब आपको डिग्री मिलेगी तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ये करते हैं कि यार हमारा एक साल ज़ाया हो जाएगा। मैं नहीं समझता कि ये क्वेश्चन या ये बात कोई वैल्यू रखती है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं यूके में हैं, यूएसए में कुछ लोग हैं, वो लोग 2-2 साल वो छोड़ देते हैं यूनिवर्सिटी से, बीएस किया उन्होंने, 2 साल कहीं जाके जॉब की, क्योंकि स्कॉलरशिप अगर कम है और वो अपना खर्चा वहाँ पे खुद उठा रहे होते हैं, तो वो 2 साल पैसे इकट्ठे करते रहेंगे, 3 साल उसके बाद जाके एमएस में एडमिशन लेंगे। तो ये बहुत कॉमन है कि लोग अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर एक साल आपको कहीं गैप मिल भी रहा है तो उसमें कोशिश करें, खुद पे इन्वेस्ट करें, अपने लिए चीज़ें इकट्ठी करें, ये साल ज़ाया नहीं होगा, इसकी बड़ी वैल्यू बन जाएगी। तो ये ना सोचें कि ये ज़ाया हो गया। ये एक पॉइंट ज़रा जहन में रहे जो बहुत सारे लोग कहते हैं। तो इस हवाले से अगर कोई लेट भी हो जाए तो उसमें आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। यावर भाई ने दूसरा सवाल भी अच्छा पूछा है कि हाउ मच सीजीपीए इज नीडेड टू डू एमएस इन ईई फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अगर मैं गलत कर ऑन फुली फंडेड। देखें यहाँ पे सीजीपीए का इतना वो नहीं होता बहुत ज़्यादा कंसर्न। इवन के बाद दफ़ा तो 3 सीजीपीए वालों के भी हो जाते हैं स्कॉलरशिप पे, या 2.8 पे हो जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, लक भी उनमें एक फैक्टर है, रिसर्च भी है। बट ओवरऑल एक जनरल परसेप्शन ये होती है कि अगर आपका सीजीपीए 3.5 या इससे पूछा है तो ये बहुत ही अच्छी, या इससे ऊपर है तो ये बहुत अच्छी बात है। 3.5 या इससे। बहुत शुक्रिया इशरत अली भी हमारे साथ थे, ग्रेट एंड इंफॉर्मेटिव सेशन। काशिफ अली भाई ने, मे आई आस्क अ क्वेश्चन? डेफिनेटली सर, आप हर वक्त और हर जगह, ये बिल्कुल इसीलिए था कि आप क्वेश्चन पूछें। इज इट वर्थ टू स्टडी योर मेजर इन चाइना? ये एक बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए अब आप चाइना में पढ़ने आ रहे हैं तो 2 तरह के कोर्सेज ऑफर होते हैं, इंग्लिश स्टार्ट कोर्सेज और चाइनीज स्टार्ट कोर्सेज। आप चाइनीज स्टार्ट कोर्सेज में ये है कि वो चाइनीज में पढ़ाएंगे और वो पहले चाइनीज सिखाते भी हैं 1 साल। तो नॉर्मली एक तो ड्रॉबैक ये होगा कि 1 साल एक्स्ट्रा लगेगा उसमें,
फिर आपको चाइनीज़ HSK4 HSK5 वो भी डिग्री ख़त्म होने से पहले क्लियर करना पड़ेगा, वो एक एक्स्ट्रा चीज़ होती है। और उसके बाद ये होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ फिर अलाउ करती हैं कि आप जो कोर्स वर्क होता है वो तो वो ले सकते हैं सॉरी वो कोर्स वर्क आप इंग्लिश में भी इंग्लिश वाली क्लास में जाके बैठें और उसको वो कंसिडर करते हैं, बट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ नहीं भी करेंगी। तो ये आप यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने से पहले ये चीज़ें पूछ लें, अगर तो वो कोर्स वर्क इंग्लिश में भी अलाउ करते हैं तो फिर बड़ा अच्छा आप कर सकते हैं। थीसिस की बात आती है, जो चाइनीज़ स्टार्ट कोर्सेज होते हैं उनमें मोस्टली थीसिस आपको चाइनीज़ में सबमिट करवाना पड़ेगा। उस केस में ये हेल्प हो सकती है कि आप इंग्लिश में थीसिस लिख लें और उसको ट्रांसलेट करवा लें किसी के पैसे दे के, ये भी एक ऑप्शन अवेलेबल है। बट अगेन ये है कि इसमें थोड़ी मेहनत आपको बहुत ज़्यादा, अगर आप चाइनीज़ स्टार्ट कोर्सेज में आते हैं तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा और अगर आप कर सकते हैं तो आप आ जाएं। और शिंखुआ में मोस्टली कोर्सेज चाइनीज़ स्टार्ट होते हैं, लेकिन वो इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, वहाँ पे इंग्लिश में वो अलाउ कर देते हैं, इवन कि आपने कोर्सेज भी वो कुछ इंग्लिश में ऑफर करते हैं और चाइनीज़ में वो थोड़े से कोर्सेज आपको पढ़ने होते हैं जो आप वो कर लेते हैं। तो वहाँ पे इस ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी बहुत, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में बहुत स्ट्रिक्ट और कुछ में बहुत लीनियंट किस्म का एनवायरनमेंट होता है। इरफान भाई फिर हमारे साथ आ गए। इरफान भाई हम क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं जो एंड की तरफ जा रहे हैं। जी जी आतिफ खान जी भाई जी बहुत ठीक है। शुक्रिया आपकी हौसला अफजाई का। और देखें MS फिजिक्स के बारे में अगर आप बात करें तो मैं फिजिक्स में यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना का बड़ा फैन हूँ कि उनके फिजिक्स डिपार्टमेंट बड़ा अच्छा है और बहुत स्ट्रांग भी है, और शंघाई जियाओतांग यूनिवर्सिटी का भी। लेकिन अगेन मैं ये कहूँगा कि बजाय मुझसे पूछने के ये क्वेश्चन आप गूगल कर लें कि जो फिजिक्स में बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं चाइना में वो कौन सी हैं, तो आपको बड़ी अच्छी एक ओवरव्यू रैंकिंग मिल जाएगी। नादिया बशीर साहिबा ये पूछती हैं कि अगर कोई पब्लिकेशन ना हो तो क्या PhD के लिए अप्लाई किया जा सकता है? या देखें, पब्लिकेशन ना भी हो तब भी अप्लाई किया जा सकता है, ये लाजमी नहीं है। ये हो तो अच्छी चीज़ है, ये एक प्लस फैक्टर होता है अगर आपके पास पब्लिकेशन हो तो बहुत अच्छी बात है, बट नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं और आप कोशिश करें एक्सेप्टेंस ले लें। इन दैट केस एक पब्लिकेशन हो तो गुड, इससे बड़ी और क्या बात होती है। MS में एक पब्लिकेशन चाइना में भी बड़ी अच्छी खबर होती है, तो आप अगर पाकिस्तान में और एक पब्लिकेशन है तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। कैस का इंस्टीट्यूट, बिल्कुल इशरात भाई ने आपको जवाब दिया है। कैस के भी इंस्टीट्यूट फिजिक्स में, इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स बहुत अच्छा है लेकिन वो बहुत कम फॉरेनर्स लेते हैं। बिल्कुल इशरात भाई आपका जवाब बिल्कुल ठीक था जो आपने दिया। आंसू स्कॉलरशिप के रिलेटेड बताइए यूकास के लिए अबाउट स्टाइपेंड। यार ये क्वेश्चन ना पूछा करें भाई, आप वेबसाइट विजिट करें अल्लाह के बंदो, उस पर ऑफिशियली सारी इंफॉर्मेशन दी होती है, स्टाइपेंड कितना है, स्कॉलरशिप कितनी है, क्या होना है क्या नहीं होना, एप्लीकेशन प्रोसीजर वहाँ पे भी लिखा होता है। थोड़ा सा होमवर्क कर दिएगा। नादिया बशीर साहिबा ने पूछा कि चाइना के लिए आयल्स जरूरी है। आयल्स चाइना में नहीं चाहिए, स्वाय कुछ यूनिवर्सिटीज के जिन्होंने मैंडेटरी किया हुआ है, जैसे पीकिंग है वहाँ पे वो कहते हैं कि आयल्स ही हो, बट मोस्टली जहाँ पे भी आपको आयल्स चाहिए चाइना में, किसी जगह मेंशन भी है, तो वहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चल जाता है, जो आपकी प्रीवियस यूनिवर्सिटी है उनसे आप ले लें और उसमें बस इतना मेंशन हो कि आपकी जो प्रीवियस डिग्री थी वो इंग्लिश लैंग्वेज में थी, और उस सर्टिफिकेट की बेस पे आप चाइना में अप्लाई कर सकते हैं। आयल्स जरूरी नहीं है। आयल्स इस्कात भाई ने कहा हो तो बेस्ट है डेफिनेटली, बट ये जरूरी नहीं है, ना हो तो कोई बात नहीं। अच्छा जी, मेजर इज बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ग्रेजुएट के लिए अगर आप ग्रुप देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मिल जाएंगी। इतने ग्रुप हैं, ये ढेर लगे, स्कॉलरशिप नेटवर्क और पता नहीं स्कॉलरशिप कॉर्नर और हमारा अपना जो ग्रुप है उसमें आप देखें तो आपको इतने सैंपल्स मिलेंगे, बट आप खुद से किया करें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने शेयर भी किया, बहुत मेहरबानी आपकी, बड़ी खुशी हुई। मोहम्मद मुनीब भाई पूछते हैं कि सर मैंने केमिस्ट्री में अपना BS कंप्लीट किया और स्पेशलाइजेशन मेरा एनालिटिकल केमिस्ट्री में था, मैं अगर किसी यूनिवर्सिटी को अप्लाई करता हूँ तो मुझे कैसे रिसर्च एरिया के बारे में हमने इसमें शुरू में बात की कि आप कैसे रिसर्च एरिया के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अब आपने एनालिटिकल केमिस्ट्री में अप्लाई करना है, फिजिकल में करना है, या आपने बायोकेमिस्ट्री में करना है, ये आप डिफाइन करें, उससे रिलेटेड आप यूनिवर्सिटीज फाइंड करें। तो बहुत शुक्रिया शबीर भाई, आप हमारे साथ श्रीनगर से हैं, बहुत शुक्रिया।
If university deadline is 31st March and I will receive my final degree in April, should I? बिल्कुल, आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं और आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। होप सर्टिफिकेट जैसे आपने खुद ही कहा, और उनको बता सकते हैं कि मुझे यूनिवर्सिटी अप्रैल में डिग्री दे रही है और जो डिग्री मिल जाए, आप यूनिवर्सिटी को ईमेल करके ये बातें बता भी सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। मेरा ख्याल है इसमें कोई भी इशू नहीं होगा। हो सकता है कोई यूनिवर्सिटी इशू करे, बट होना नहीं चाहिए। ताहिर हुसैन भाई पूछते हैं कि मेरा लास्ट सेमेस्टर है मास्टर का, मेजर कंप्यूटर साइंस जोन। आप अब मेरा ख्याल है आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन शायद कुछ यूनिवर्सिटीज ना अलाउ करें। बट आप जब भी जहाँ भी जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें वहाँ उनके जो एडमिशन ऑफिसर वहाँ ईमेल करके इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। बट आप कर सकते हैं, तो जून तक नॉर्मल होता है, टाइम मिल जाता है होप सर्टिफिकेट। आप होप सर्टिफिकेट की बेस पे कर सकते हैं। रिसर्च पेपर नहीं है मेरा, मैं एनर्जी सिस्टम इंजीनियरिंग में। आपका सीजीपीए बड़ा अच्छा है, तो गाइड करने के लिए ये सेशन किया हमने। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि आपके क्वेश्चन से क्या मुराद है और कैसे गाइड की जाए। आपको अप्लाई करना चाहिए। बहुत शुक्रिया असद अजीज भाई, आप हमारे साथ थे, बहुत मेहरबानी। आपका मटेरियल गुलरेज तनवीर भाई, आपका मटेरियल मेजर इज मटेरियल साइंस जो सुपरवाइजर ट्रेन है। वो जब आते हैं तो डेफिनेटली कोई भी बंदा इक्विपमेंट्स की ट्रेनिंग तो आसान से नहीं सीख के आया होता। वो तो आपको सारी चीज़ें, लैब का इन्वायरमेंट, इक्विपमेंट्स कैसे यूज़ करने हैं, उसके लिए तो अलग से वो ट्रेनिंग मिलती है कि आपने कैसे ये चीज़ें चलानी है। फिर सीनियर भी होते हैं लैब में ऑलरेडी, उनको भी सुपरवाइजर कह देता है कि भाई इसको सिखाओ काम। तो वो कोई मसला नहीं होता, ये बंदा यहाँ पे जब आता है तो ये सीख जाता है। मुनीर भाई लिखते हैं कि मैंने केमिस्ट्री में अपना बीएस कंप्लीट किया और स्पेशलाइजेशन मेरा एनालिटिकल केमिस्ट्री में था। तो मैं भाई आपका दोबारा मेरा ख्याल है क्वेश्चन में रीड कर रहा हूँ। माई मेजर इज मटेरियल साइंस सुपरवाइजर थे। आपका भी मैंने कर लिया गुलरेज तनवीर भाई ऑलरेडी। आपने 5-6 दफा एक ही क्वेश्चन किया हुआ है। तो अब अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है, फिर हम अपना आज का ये जो सेशन है इसको इधर ही एंड करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सारे लोगों का जो हमें सुनते रहे। इरफान खालिद भी हमारे साथ थे, लेकिन वो इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से उस तरह से हमारे साथ नहीं रह सके जैसा कि उन्हें रहना चाहिए था। हमेशा वो रहते हैं, उसके लिए बहुत माजरत। जो लोग हमारे साथ रहे, आप सबका बहुत शुक्रिया और अल्लाह आपको कामयाब करे। बस एक दफ़ा फिर मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी, हाँ, क्वेश्चन के हवाले से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आ, ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा है हिना तबस्सुम ने, बिल्कुल मेरे जहन में नहीं रहा। और मुझे ये बताना था कि बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि कोविड-19 की वजह से अब पता नहीं जाएं या ना जाएं, चाइना में यूनिवर्सिटीज लेंगी कि नहीं लेंगी, क्या करेंगी। तो अगर यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन दे रही है और उन्होंने ऑफर किए हैं और वो आपको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, तो इसके बाद सारी जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी पे आ जाती है। आप वहाँ पे एडमिट हो जाएं, कोई वो इश्यूज नहीं है। वो पेंडेमिक वाले ऑनलाइन कोर्सेज, अगर कोर्स वर्क शुरू में जो 1 साल का होता है ना एडमिशन के बाद, वो कोर्स वर्क होता है और वो कोर्स वर्क क्लास में बैठ के किताबें पढ़ना ही होता है। वो आप घर में बैठ के पढ़ें और उसके आपको पैसे मिल रहे हो, अम्मा जी के हाथ के खाने आप घर में बैठ के खा रहे हो, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो अगर 1 साल तक यूनिवर्सिटी नहीं भी बुला रही तो भी कोई बिल्कुल मसला नहीं है, क्योंकि कोर्स वर्क मोस्टली आप कहीं से भी कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। रिसर्च 1 साल के बाद ही स्टार्ट होती है जब भी आप आते हैं। तो यूनिवर्सिटी ने डेफिनेटली इस हवाले से सोचना है, ये यूनिवर्सिटीज का काम है। आपका काम ये है कि आप अप्लाई करें, एडमिशन हो जाए, उसके बाद यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाते हैं। उन्होंने आपको पैसे देने हैं जितने आपके बनेंगे महीने के हिसाब से स्टाइपेंड, तो वो घर बैठे आपको मिल रहा होगा जब आप पहुंचेंगे इकट्ठा एकदम। तो ये मैं कहना चाह रहा था कि बहुत सारे लोग इस डर और खौफ का शिकार है कि पता नहीं कोविड-19 है, इसकी वजह से अप्लाई करेंगे ना करें। ये कोई रीज़न नहीं है। अगर यूनिवर्सिटी एडमिशन ऑफर कर रही है और वो स्टूडेंट एक्सेप्ट कर रही है तो आपको लाजमी अप्लाई करना चाहिए। यूनिवर्सिटी कैसे मैनेज करेगी आपको और कैसे ट्रेन करेगी और आपकी रिसर्च
बहुत शुक्रिया किरण, आप हमारे साथ रही, बहुत मेहरबानी आपकी, बड़ा पॉजिटिव आपका कमेंट है। पहले साल आपको सारे कोर्स वर्क पे ही लगाएंगे, आपको कोई भी नहीं सजेस्ट करता कि लैब में जाएं, और कुछ सुपरवाइजर होते हैं वो ये कहते हैं कि कोर्स वर्क भी करें और लैब में भी आए, तो अल्लाह तौबा करें, अल्लाह की पनाह मांगे इस तरह की मुश्किल सूरत से। पाकिस्तान में रहने से आपको ये फायदा है कि आप आराम सुकून से 1 साल में कोर्स वर्क जो ऑनलाइन कर रहे हैं अब वो करते जा रहे हैं। तो उम्मीद है मैंने बाकी सारी जो लगाएं और चीजें प्रिपेयर करें। और बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं यार, क्वेश्चन करते हुए ये हमेशा याद रखें कि आपका क्वेश्चन कुछ आपने होमवर्क किया हो और उसकी बेस पे आपका क्वेश्चन हो। ये इंफॉर्मेशन कि मुझे कौन सी स्कॉलरशिप पे अप्लाई करनी चाहिए, मैं कैसे अप्लाई करूँ, ये बिल्कुल ऐसी चीज़ें हैं जो हरगिज नहीं पूछनी चाहिए। मैं कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करूँ, ये चीज़ें आपने फाइंड करनी। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आपने ये काम कर लिया, सीवी आपने बना लिया, ज़रा उसको देख लें, या ईमेल लिख दिया है उसको कैसे हो, या कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं एप्लीकेशन प्रोसेस में, तो आप उन्हें उन चीज़ों के हवाले से क्वेश्चन करें और लाजमी करें। बट ये है कि अब एमएस फिजिक्स कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में ऑफर कर रहे हैं और कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सी स्कॉलरशिप है, ये गूगल करने से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जानी चाहिए। तो कोशिश करें कि ज़्यादा काम आप करें और थोड़ा काम अगले बंदे से जिसे हेल्प लेनी होती है ना, वो हेल्प लेनी होती है, उससे सारा काम नहीं करवाना। बस इसका ख्याल रखें और खुश रहें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सबको अपनी जुबान में रखे और बाकी कोविड से भी अपनी हिफाजत करते रहे। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फैल रहा है, इसका बहुत ख्याल रखें, हिफाजती इकदाम का। इसके साथ जिशान जिशान भाई बस ठीक है, कुछ बहुत अच्छे सुपरवाइजर भी हैं, कुछ बहुत सख्त भी होते हैं, ये दोनों तरह की चीज़ें। तो यहाँ पे पब्लिकेशन पे बहुत जोर डालते हैं। तो बहरहाल मैं इस पे एंड करूँगा, बहुत टाइम हो गया। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर इंशाल्लाह अगले हफ्ते किसी और टॉपिक पे, किसी और सेशन पे, किसी और, उस वक्त तक मुझे ज़रूर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबका आमीन। अस्सलाम वालेकुम।